हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो स्टूडेंट्स, अपन चर्चा कर रहे थे अपना 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 22, जिसमें 5 पार्ट अपन ने देख लिए थे। आज अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 6, जिसमें अपन पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में देखेंगे, यानी कि अंतःग्रहण और पाचन, इन 2 क्रियाओं के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। मुख्य 5 क्रियाएं होती है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखो, एक तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि 2-3 दिन से मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध नहीं करवा पाया, क्योंकि मेरी थिंकिंग ये थी कि स्टूडेंट्स की मैं आपको बोर्ड वाले वीडियो करवाऊँ, लेकिन उसके लिए मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है। वैसे आपको सबको पता है कि मेरे पाँव में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो क्या है, जो बोर्ड वाला सिस्टम है वो ऊपर के छत वाले रूम में है, इसलिए मेरे को थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि मैंने 5-6 वीडियो बनाए भी थे बोर्ड वाले, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम आने लग गई। इस कारण से मैंने एक बार वीडियो बंद कर दिए। तो आशा करता हूँ आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। इसलिए मैं कुछ दिन आपको इसी प्रकार से नोट्स के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसे अच्छी प्रकार से समझिए और भली प्रकार से नोट्स बनाकर याद भी कीजिए। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए, अपने मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि आज की अपनी हेडिंग रहेगी। अपन ने इससे पहले पाचन तंत्र के पार्ट देख लिए थे। पाचन तंत्र की जो ग्रंथियाँ थी उसके बारे में भी पढ़ लिया था, और यहाँ तक कि ग्रंथियों के मुख्य क्वेश्चन भी देख लिए थे अपन ने। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो देखिए, मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। तो मानव का जो पाचन तंत्र होता है ना, उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए अपन 5 मुख्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये 5 क्रियाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट तो है अंतर्ग्रहण, यानी इंजेशन, यानी कि भोजन जो ले रहे हैं उसको मुख के अंदर ग्रहण करते हैं ना, अपन मुख के अंदर लेते हैं, वो क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब मुख में अंदर लेने के पश्चात क्या क्या होता है वो सारा इसके अंदर अपन देखेंगे। दूसरी क्रिया होती है पाचन की क्रिया, यानी कि बाद में मुख में किसका पाचन हुआ, फिर आगे अपन ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, जैसे जैसे भोजन गुजरता जाता है उसमें पाचन किस प्रकार से होता है वो। फिर अवशोषण पढ़ेंगे, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, त्याग करना। तो इन 5 जो मुख्य टॉपिक है ना, इनके अंतर्गत अपनी पाचन तंत्र की क्रियाविधि चलेगी। आज के वीडियो में अपन एक तो अंतर्ग्रहण पढ़ेंगे और दूसरा अपन पढ़ेंगे डाइजेशन, पाचन। इन 2 के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, बाकी अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं अंतर्ग्रहण, यानी कि इंजेशन। इसका मतलब है क्या होता है। तो देखिए, किसी भी जीव व मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है ना, उसे अपन अंतर्ग्रहण के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी जीव ले लो, चाहे मनुष्य ले लो या हम भी मनुष्य ही हैं, हम भोजन को मुख के अंदर ग्रहण कर लेते हैं ना, तो ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब मनुष्य क्या है, एक सर्वहारी प्राणी है। सर्वहारी का मतलब क्या होता है कि वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है, सब कुछ उसके खाने में की वस्तु में आता है, तो वह क्या है, एक सर्वहारी होता है। तो मानव एक सर्वहारी है, और मानव में अंतर्ग्रहण 2 चरणों के अंदर पूर्ण होता है। 2 चरणों में पूर्ण होगा। 2 चरण कैसे, प्रथम चरण में तो क्या करते हैं, भोजन को अपन चबाते हैं, यानी कि मुख गुहा के अंदर भोजन आ गया मुख के अंदर, फिर अपन दांतों से उसको क्या करते हैं, चबाते हैं, यानी कि उसको काटते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटा जाता है। फिर दूसरा जो चरण होता है ना, उसमें अपन क्या करते हैं, उस भोजन को निगलने की क्रिया होती है। पहले तो अच्छी वाली प्रकार से अपन उसको चबाते जाते हैं, जब चबाने की क्रिया पूरी हो जाती है तो अपन उसे निगल जाते हैं। निगल कर भोजन जो ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, वहां तक पहुंचता है। निगलने की क्रिया तो 2 चरण हो गए। प्रथम चरण में तो क्या किया, भोजन को चबाया, और दूसरे चरण में क्या किया, भोजन को निगला। फिर जो कृंतक यानी कि इंसाइजर जो दांत होते हैं ना, उन दांतों से भोजन को क्या करते हैं, काट कर ग्रहण करते हैं अपन। यानी भोजन को काटने का कार्य कौन करते हैं, इंसाइजर जो दांत होते हैं, यानी कृंतक दांत भी कहते हैं, ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं कि मुख गुहा में, जो मुख गुहा होती है ना, उसमें अंतर्ग्रहण के बाद
मुख गुहा में अंतर्ग्रहण के बाद जो अग्र च्वर्णक यानी कि जो प्रीमोलर्स जो दांत होते हैं एवं च्वर्णक जिन्हें मोलर्स कहते हैं के द्वारा भोजन को चबाया भी जाता है। अंतर्ग्रहण के बाद प्रीमोलर्स और जो मोलर्स दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। दंत यानी कि दांत तथा पेशियों, दंत एवं पेशियों तथा जिह्वा की सामूहिक क्रिया द्वारा, जीभ की भी क्रिया इसमें शामिल होती है, तो जिह्वा की सामूहिक क्रिया द्वारा अपन देखते हैं भोजन को मुख गुहा में चबाया जाता है। मुख गुहा में अपन देखते हैं भोजन को चबाया जाता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे च्वर्णक यानी कि जो मोलर और अग्र च्वर्णक प्रीमोलर के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। फिर अपनी दांत, पेशियां तथा जिह्वा की सामूहिक क्रिया होती है और भोजन मुख गुहा में आसानी से चबाया जाता है। फिर आगे अपन क्या देखते हैं कि जिह्वा की सहायता से भोजन को मुख गुहिका में घुमाया भी जाता है। मुख गुहिका अपन कहते हैं जिह्वा क्या कार्य करती है, लार का स्त्राव होती है। इसके साथ अपन क्या करते हैं, जब भोजन को दांतों के द्वारा काटा जाता है ना, तो जिह्वा क्या करती है, बार बार में उस भोजन को दांतों के नीचे ले जाने का कार्य करती रहती है ताकि वह आसानी से भोजन कट सके। तो घुमाया जाता है तथा लार के साथ मिलाकर, लार जो बनती है लार के साथ मिलाकर अर्ध ठोस गोले में भी बदला जाता है। यानी भोजन जो होता है फिर पहले तो उसे काट लिया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसमें लार मिल जाती है। लार मिलते ही भोजन की क्या बन जाती है, एक लुगदी जैसी संरचना बन जाती है गिल्ली गिल्ली, जिसे अपन क्या कहते हैं, बोलस या निवाला कहा जाता है। भोजन का यह रूप क्या हो जाता है, बोलस या निवाला कहलाता है। अब बोलस या निवाला कहलाता है। मुख्य गुहिका में भोजन की उपस्थिति से उत्पन्न प्रतिवर्ती क्रिया के कारण क्या होती है, च्वरण क्रिया भी होती है। अब मुख गुहा में अपन कहते हैं भोजन की जब उपस्थिति होती है ना, तो उत्पन्न जो प्रतिवर्ती क्रिया के कारण क्या होती है, च्वरण क्रिया भी होती है, चबाने की क्रिया वगैरह होती है। तो ये तो था अंतर्ग्रहण, जिसमें इतना ही होता है, भोजन को अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, दांतों के द्वारा उसको तोड़ा जाता है, जीभ के द्वारा उसको घुमाया जाता है, लार उसमें मिला दी जाती है और भोजन की लुगदी बन जाती है, जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। इतनी बात अंतर्ग्रहण में देखेंगे। अब दूसरे जो मेन टॉपिक आता है वह होता है पाचन। अब पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। पाचन के बारे में तो पाचन में भी अपन देखेंगे प्रत्येक पार्ट में क्या होती है, पाचन की प्रक्रिया होती है। प्रत्येक जितने भी पार्ट होते हैं ना, सब में पाचन की क्रिया होती है। सबसे पहले अपन किस में पढ़ेंगे, जो अपनी मुख गुहा होती है उसमें पाचन किस प्रकार से होता है। मुख गुहा यानी कि इसके अंदर क्या आया, भोजन आया। मुख के अंदर क्या आया था, भोजन आया। मुख के बाद कहाँ जाता है, मुख गुहा में जाता है। तो देखिए मुख गुहिका में भोजन में लार मिलती है, मुख गुहा में भोजन में क्या मिल जाती है, लार मिल जाती है। और लार ग्रंथियों द्वारा लार का स्त्राव किया जाता है। जो लार ग्रंथियां पाई जाती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, कर्णपूर्व ग्रंथि होती है, अधोजिह्वा ग्रंथि होती है, अधोजंब ग्रंथि होती है। इनके द्वारा अपन कहते हैं लार का स्त्राव किया जाता है। अब लार का जो पीएच मान होता है ना, वह कितना होता है, 6.8, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, हल्का अम्लीय पदार्थ अपन इसे मानते हैं। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं, एमिलेज कह सकते हैं, एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ हो जाता है और भोजन में उपस्थित स्टार्च अणुओं का जल अपघटन जो होता है, भोजन में उपस्थित है स्टार्च अणुओं का जल अपघटन माल्टोज एवं एल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में होता है। दोबारा देखिए कि यहाँ पर एमिलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ कर देगा और भोजन में उपस्थित जो स्टार्च अणु होते हैं उनका क्या होगा, जल अपघटन माल्टोज एवं एल्फा सीमित डेक्स्ट्रीन में होता है। फिर आगे देखिए, आगे देखेंगे अपन इसमें कि भोजन में उपस्थित अम्ल, भोजन में उपस्थित जो अम्ल होते हैं ना, उनको उदासीन करने का कार्य लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन करते हैं। ध्यान रखना है कि भोजन में अगर कोई अम्ल आ जाता है तो उसकी अम्लीयता को समाप्त करने का मतलब उसको उदासीन बनाना, तो वह कार्य कौन करता है, बाइकार्बोनेट के जो आयन होते हैं वो ये कार्य करते हैं। मुख्य गुहिका में भोजन बहुत कम समय तक रहता है। यानी मुख गुहा में अपन कहते हैं जितनी देर अपन चबाते हैं नॉर्मली उतनी देर मुख गुहा में भोजन रहेगा, बाद में तो अपन क्या कर जाते हैं, उस भोजन को निगले जाते हैं। इसलिए बहुत ही कम समय के लिए अपन मानते हैं कि मुख गुहा में भोजन रहता है। इसलिए स्टार्च के आंशिक भाग का ही क्या होता है, पाचन हो पाता है।
तो मुख गुहा में मुख्य रूप से पाचन किसका होता है? स्टार्च का पाचन होता है। आंशिक पाचन, पूरा पाचन भी यहाँ पर संपन्न नहीं होता है। देखिए यहाँ पर स्टार्च यानी कि पॉलीसेकेराइड, यह एमिलेज एंजाइम क्या कर रहा है? पाचन कर रहा है। पीएच कितना है? 6 से 7 पीएच पर यह क्रिया हो रही है। तो स्टार्च से किस में परिवर्तित हो रही है? माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो रही है, यानी आपकी पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट टू डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड कन्वर्ट टू डाइसेकेराइड। एमिलेज और पीएच 6-7 पर अपन मान सकते हैं क्रिया होती है। और डेक्स्ट्रिन में 3 से 9 ग्लूकोज के अणु उपस्थित होते हैं। डेक्स्ट्रिन में कितने अणु होते हैं? 3 से 9 ग्लूकोज अणु उपस्थित होते हैं। आगे देखेंगे फिर अपन आमाशय में पाचन। वो तो अपना मुख गुहा में पाचन था ना, अब अपन बात करेंगे आमाशय में पाचन। तो आमाशय क्या होता है? अपने आहार नाल का एक मुख्य पार्ट माना जाता है, जहां पर अपन मान सकते हैं आंशिक पाचन की क्रिया होती है। पूर्ण पाचन तो अपन कहते हैं छोटी आंत में होता है लगभग, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पाचन की क्रिया होती है। आमाशय में भोजन को क्रमानुकुंचन तरंगों के द्वारा मथा जाता है, यानी कि एक तरह से उसको घुमाया जाता है, फिराया जाता है, पूरे एक तरह से मिक्स किया जाता है, मथा जाता है। इसमें जठरीय रस से, जठरस भी जिसे कहते हैं, जठरीय रस से मिलाया दिया जाता है। अब आमाशय में जो भोजन होता है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक अपन मानते हैं कि आमाशय के अंदर भोजन रहता है। यहाँ मुख्यतः प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है? जो प्रोटीन होता है उसका पाचन होता है। आंशिक पाचन, पूर्ण पाचन आमाशय में भी नहीं होता है। वह कहाँ पर होगा? आगे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन जो आती है, छोटी आंत, वहाँ पर जाकर इसके पूर्ण डाइजेशन की क्रिया होगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है पाचन का। फिर जो गैस्ट्रिक जूस आता है यानी जठरीय रस, उसमें क्या उपस्थित होता है? HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। श्लेष्मा, पेप्सिनोजन एवं अल्प मात्रा में जठरीय लाइपेज उपस्थित होता है। तो पूछा जाए क्या क्या उपस्थित होता है गैस्ट्रिक जूस में? जठरस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा होता है, पेप्सिनोजन होता है, और अल्प मात्रा में क्या होता है? जठरीय लाइपेज भी होता है। HCl के कारण जठरीय रस अत्यधिक क्या हो जाता है? अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। HCl की उपस्थिति के कारण अपन मानते हैं जठरीय रस अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसका pH मान अगर पूछे तो 1 से 2 होता है, क्योंकि HCl तो क्या एक प्रबलतम अम्ल होता है, और इसकी उपस्थिति अगर जठरस में है तो जठरस को भी ये क्या बना देगा? अत्यधिक अम्लीय बनाने का कार्य करेगा। इसलिए जठरस का जो pH मान होता है वह कितना होता है? 1 से 2 माना गया है, या 1.2 भी अपन इसे मान सकते हैं। यह भोजन की पीएच कम कर देता है। जो HCl होता है ना, यह क्या कर देता है? भोजन की पीएच को कम कर देता है। जठरीय रस अपन कह सकते हैं भोजन की पीएच को कम कर देता है। इस कम पीएच होने पर या कम पीएच पर जो लारीय एमिलेज की क्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। जब भोजन का पीएच मान कम हो जाता है ना, तो अपन कहते हैं जो लारीय एमाइलेज या एमिलेज की जो क्रिया थी वह क्या हो जाती है? रुक जाती है, और स्टार्च का जो अपघटन वगैरह वह धीमा हो जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करने का कार्य करता है। HCl क्या करता है? भोजन के साथ अगर कोई हानिकारक बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह प्रवेश कर जाते हैं ना बॉडी के अंदर, तो उनको क्या करेगा? वह वहीं पर नष्ट करेगा, तो जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करेगा। फिर इसके अलावा HCl क्या करता है? भोजन के कठोर अवयवों को गलाने में का कार्य भी करता है, क्योंकि अम्ल गलाने में सहायक होते हैं। तो भोजन के जो कठोर अवयव होते हैं, कठोर पदार्थ, उनको गलाने में का कार्य भी कौन करता है? HCl करता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है। इसमें जो पेप्सिनोजन होता है ना, तो वह निष्क्रिय रूप में होता है, जिसमें एंजाइम सक्रियता नहीं होती है। पेप्सिनोजन उपस्थित होता है, निष्क्रिय रूप में होता है, इसमें एंजाइम सक्रियता नहीं होती है। तो जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह क्या करता है? इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे सक्रिय रूप से पेप्सिन में बदल देता है। तो HCl के मुख्य कार्य क्या क्या है? वे HCl भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करेगा, भोजन के कठोर अवयवों को गलाने का कार्य करेगा। इसके अलावा अपन देखेंगे कि जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय बनाने का कार्य भी यह करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें, पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में होता है, तो यह क्या कर देता है? उसे सक्रिय रूप पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पाचन में अपन मान सकते हैं कि सहायक होते हैं।
अब देखिए जैसे यहाँ पर ये क्रिया के माध्यम से दिखाया भी गया है, पेप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय है। किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्सिन सक्रिय में कन्वर्ट हो रहा है। कौन कर रहा है, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, HCl की उपस्थिति में हो रहा है। स्टूडेंट आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स होती है कमेंट्स में मेरे को जरूर पूछ सकते हो। आगे देखिए कि जो सक्रिय पेप्सिन होता है ना, वह प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन वह कुछ पॉलीपेप्टाइड में जल अपघटित कर देता है। सक्रिय जो पेप्सिन होगा जिसका निर्माण किससे हुआ था, निष्क्रिय पेप्सिनोजन से हुआ था। तो सक्रिय पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन तथा कुछ पॉलीपेप्टाइडों में जल अपघटन कर देगा, यानी प्रोटीन का अपन मान सकते हैं कि सरलतम टुकड़ों में विखंडन हो जाएगा। फिर अपन मानेंगे कि जो प्रोटीन है ना, वह देखो प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड, इनके अंदर अपन मानेंगे कि अपघटन हुआ। किसकी उपस्थिति में हुआ, पेप्सिन प्लस HCl की उपस्थिति में। और यहाँ पर pH कितना है, 2 से 3 अपन मान सकते हैं pH मान है। ये क्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आगे देखिए, आमाशय में यह है यानी कि पेप्सिन प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम होता है। आमाशय के अंदर अपन मान सकते हैं प्रोटीन पचाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। और मानव में दूध को स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन अनुपस्थित होता है। मानव में अगर अपन देखें कि दूध को स्कंदित यानी कि जमाने वाला जो एंजाइम होता है रेनिन, वह अनुपस्थित होता है। यह अपन मान सकते हैं। बड़े होने के पश्चात छोटे बच्चों में रेनिन की मात्रा उपस्थित होती है, जिसके कारण से अपन कह सकते हैं कि वह दूध वगैरह पीते हैं और उसके पश्चात अपन देखते हैं कि बच्चे उल्टी वगैरह करते हैं तो दही का रूप बाहर निकलता है। तो वह रेनिन जो होता है उसी के कारण होता है। रेनिन क्या करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, यानी कि केसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करने का जो कार्य होता है वह रेनिन का ही होता है। और बाद में अपन कह सकते हैं कि बड़े होने पश्चात यह अनुपस्थित होता है। जठरीय जो लाइपेज, जठरीय लाइपेज वसा के पाचन के लिए एक कमजोर एंजाइम होता है। जो जठरीय लाइपेज होता है ना, वसा पाचन के लिए एक कमजोर एंजाइम होता है। यह वसा का बहुत कम पाचन कर पाता है, वसा का बहुत कम पाचन करता है। यह ट्राईब्यूटायरिन, ट्राईब्यूटायरिन यानी मक्खन में उपस्थित जो वसा होती है उसे कहते हैं। तो यह ट्राईब्यूटायरिन को वसा अम्लों में पचा देता है, ट्राईब्यूटायरिन को वसा अम्लों में पचा देता है। आमाशय में पाचन के बाद भोजन एक पतली लेई के समान पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, काइम के नाम से जानते हैं। मुख गुहा में भोजन को किस नाम से जाना जा रहा था, बोलस या निवाला कहा जा रहा था। और आमाशय में अपन इसे क्या कह रहे हैं, काइम के नाम से जानते हैं। फिर आगे देखिए, दुग्ध वसा प्लस जठर जो लाइपेज, ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। HCl क्या है, एक तीव्र अम्ल है, प्रबलतम अम्ल, परंतु फिर भी यह आमाशय की भित्ति को अपघटित करे क्षति नहीं पहुंचाता है। यह दिमाग में कई बार आपके भी क्वेश्चन आता होगा स्टूडेंट्स कि HCl क्या है, एक तीव्र अम्ल है, परंतु फिर भी यह आमाशय को अपघटित नहीं कर पाता है। ऐसा क्वेश्चन कभी सोचते होंगे दिमाग में? अच्छा, नहीं सोचते हैं, कोई बात नहीं, मैंने सोचा शायद सोचते होंगे इसलिए। तो आमाशय की भित्ति को अपघटित कर क्षति पहुंचाता है, क्योंकि क्षति नहीं पहुंचा पाता है। HCl प्रबलतम अम्ल फिर भी आमाशय की भित्ति को क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसका कारण देखिए, क्योंकि आमाशय की आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है। श्लेष्मीय पदार्थ का मोटा आवरण होता है जिसे भेदकर HCl भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, वह भित्ति को कोई क्षति नहीं होती है। मिल गया आंसर। क्वेश्चन था कि HCl एक तीव्र अम्ल है, परंतु फिर भी यह आमाशय की भित्ति को अपघटित नहीं कर सकता है। समझाइए, क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा कि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर श्लेष्मा का एक मोटा आवरण या भित्ति पाई जाती है, जिसको भेदकर HCl भित्ति की कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, आमाशय भित्ति कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है और आमाशय भित्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। ये आज अपन ने देखा मुख्य रूप से आमाशय में पाचन। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें देखेंगे अपने
छोटी आंत में होने वाली पाचन की क्रिया, जो कि थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है, जो अगले वीडियो में अपन देखेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। जितने भी अपने 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उन सब के पास वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो के नोट्स भी आप लोगों को अच्छे प्रकार से बनाकर ग्रुप में सेंड करने हैं और साथ में तैयार भी करना है। इससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी फिलहाल अपलोड कर रहा हूं। अगर आप देखते होंगे मेरे कंपटीशन क्वेश्चन, तो वहां पर पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं अपलोड करता हूं। इसलिए बायोलॉजी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि आप भी उन क्वेश्चनों को जरूर देखिए, ताकि आपका बेसिक क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।